एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच, चार नहीं, पांच, छह लॉज ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, जो हमें देखने हैं या देखे हैं। तो आइए उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अलग अलग गैस लॉज को कंबाइन करके। अभी आपने देखे थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और गै-लुसाक्स लॉ। चार चार लॉज देखे थे, दो लॉज और देखने की तमन्ना है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस सारे तमाशे को अगर आप कंबाइन करते हैं, पता है क्या आता है? आता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, इट इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बाई पी, या पी को इधर ले जाइए, आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये है आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन। अच्छी बात है, ये आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है? वेल, ये पीवी स्क्वायर ना, ठीक, लेकिन इसको ऐसे भव्य नामों से क्यों बुलाया जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन। एक मजेदार शब्दावली है। वैज्ञानिक कहते हैं गैसेस विच ओबे पीवी स्क्वायर एनआरटी आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। ध्यान रखना, अहंकारपूर्ण और फर्जी शब्दावली है, खोखली है। क्यों? जब हम कहते हैं कि गैसेस विच ओबे आइडियल गैस लॉ, ऐसा शब्द यूज करते हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग देते हैं कि वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई ताकत है कि वो कोई लॉ बनाएंगे तो गैसें जो उनके गुलाम हैं वो उन्हें फॉलो कर लेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी वैज्ञानिक या किसी इंसान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। गैसों को ईश्वर ने बनाया है, वो प्रकृति में हैं जैसी हैं। हम तुक्के मार मारकर उनके मैथमेटिकल रिलेशन खोजते हैं। अगर खोज लिए तो लोग ताली पीट देते हैं और कह देते हैं जी ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, ये फलाना है, ढिमकाना है। अगर फिट हो गया तुक्का तो लॉ बन जाता है, और न हुआ तो वो खोट गैस का नहीं है। गैस की गलती नहीं है कि वो हमारे सड़े हुए लॉ फॉलो नहीं कर रही है, हमारी कमी है कि हमने इतना बढ़िया फॉर्मूला नहीं खोजा कि गैस के बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो जिन गैसेस के लिए या जिन गैसेस का बिहेवियर फिट हो जाता है पीवी बराबर एनआरटी में, जिन गैसों के लिए ये इक्वेशन लागू हो जाती है, वो गैसें कहलाती हैं आइडियल गैसेस। अच्छा, और ये इक्वेशन है उन्हीं की इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आर कहलाता है मोलर गैस कांस्टेंट, और अगर स्टाइल मारना चाहें तो लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत फैशनेबल नाम है जैसा है। देखिए बहुत तमाशा है, आर के और चमत्कार आपको देखने पड़ेंगे। आर की यूनिट्स क्या है? आर क्या है? पीवी बाय आर एन टी। तो अगर सिंपल देखें, पी प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, एन मोल में और टेम्परेचर केल्विन में। तो आ गया लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ऐसी भयानक यूनिट्स, हाँ जी। वैल्यू कितनी है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, याद रखिए, आपने रट रखिए, काम आती है। और कैलकुलेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेशन भी देख ले, ये लगभग लगभग 1/12 के बराबर है। तो 0.0821 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, 1/12 थोड़ा इजी पड़ता है। ऐसे ही लीटर एटमॉस्फेयर अगर आप गौर फरमाएं तो ये एनर्जी यूनिट्स हैं। तो एनर्जी तो ऐसा यूनिट्स जूल भी होती है, हाँ। तो जूल पर केल्विन पर मोल ऐसा रखना चाहें तो वैल्यू आ जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये भी एक वैल्यू है आर की। यूनिट सहित वैल्यूज याद रख लीजिएगा, काम आती हैं। लगभग 25/3 के आसपास आती है। ये कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसान है। 8.314 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा सा पेनफुल है, 25/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना काफी आसान है रिलेटिवली। तो यूनिट सहित वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखिए। इसके अलावा 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, या 1.987 को अप्रोक्सीमेट कर दें तो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ऐसा है। आर की तीन वैल्यूज कौन कौन सी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, या 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन होती है। वैल्यू यूनिट्स प्रॉपर याद होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन भी ध्यान कर लेंगे तो काम आते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है ना, हाँ, पर इतनी बार आता है और आप इतनी बार इसको देखेंगे कि आपके न चाहते हुए भी आपको ये याद हो जाएगा। तो जल्दी कर लेंगे तो वक्त बच जाएगा, और कुछ नहीं है, राइट? चलिए, एक चीज और है। अभी हमने देखी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ जी। इसी को हम चाहें तो डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी क्या होती थी? मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ जी। तो एक काम करें कि हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या था? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो लिख सकता हूं पी, अब m को इधर और v को इधर ले लीजिए। pm इज मास बाय वॉल्यूम, RT व्हिच इज DRT। अरे d क्या है? d डेंसिटी है, और m क्या है? मोलर मास ऑफ गैस है। तो pm इज इक्वल टू DRT। ये भी एक अदा है, एक तरीका है लिखने का आइडियल गैस इक्वेशन। डेंसिटी के टर्म्स में है, pv इज इक्वल टू nRT, ज्यादा फंडामेंटल है, पॉपुलर है। pm इज इक्वल टू DRT, कभी-कभी d को रो भी लिख देते हैं आप, रो, ऐसे ऐसा सिंबल बना देते हैं, ये एक्यूरेट है।
और ये ग्रीक लेटर है, तो दोनों ही सिंबल्स यूज होते हैं, पीएम बराबर रो आरटी या पीएम बराबर डी आरटी। देख लें और दिमाग में सेट कर लें, राइट? चलिए, अगर डेंसिटी का प्रेशर से संबंध देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए, गैस को आपने डब्बे में बंद कर दिया है। अगर डब्बे में बंद है तो गैस का मास तो आपने फिक्स कर दिया, मास तो, क्योंकि गैस जब तक बाहर नहीं निकलेगी, अंदर नहीं आएगी, गैस तो सेम है। तो सेम मास है, पर क्या आपको याद है कि गैसेस के डब्बे को तो फैलाया पिचकाया जा सकता है, तो डब्बे का वॉल्यूम कम कर दिया। प्लीज नोट, मास सेम है और अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो मास बाय वॉल्यूम, मास सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बाय वॉल्यूम डिनोमिनेटर कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एज प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी कि डेंसिटी इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम करने पर डेंसिटी बढ़ जाती है गैसों की। क्यों? कंप्रेसिबल है गैसेस, उनको कंप्रेस करना, कम वॉल्यूम में समेट देना सरल है। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है? अरे! गुब्बारा फोड़ दिया। हाँ, बड़े-बड़े में गुब्बारा फोड़ देते हैं लोग। क्यों? फूटता कैसे है? आपने बलून को स्क्वीज़ किया, आपने उसका वॉल्यूम घटाने की कोशिश करी। जब आपने वॉल्यूम घटाया, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ते इतना हो गया कि रबर उसे जो उसका कवर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बड़ाम फूट गया। ऐसे होता है। तो इस वजह से बलून फूट जाते हैं एंड अगेन ब्लेम इट ऑन पीवीज़ बड़ो एनआरटी, राइट? ये तो हुई गैस लॉज़ की बात। 4 लॉज़ और उनको कंबाइन करने वाली एक भव्य और दिव्य आइडियल गैस इक्वेशन। एक सवाल और उठता है, क्या ये प्रेशर नापते कैसे हैं? प्रेशर कई तरीकों से एक्सपेरिमेंटली नापा जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रेशर गेज है। गेज नापते हैं इससे। अच्छा, इसके अलावा बैरोमीटर से भी नापते हैं। अच्छा, तो बैरोमीटर क्या है? सबसे सरल बैरोमीटर है, पहले उसको देखिए आप। ये क्या हो रहा है? फिर से देखिए एक बार, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। क्या किया है? एक मरकरी का ट्रे है और एक टेस्ट ट्यूब में मरकरी भरा और उल्टा करके धड़ाम से ऐसे रख दिया। जब आप ऐसे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि मरकरी नीचे गिरेगा। हाँ, पूरा गिर जाना चाहिए? गिर जाना चाहिए था, पर अगर सावधानी से करेंगे तो ऐसा होता नहीं है। आप पाएँगे मरकरी का लेवल एक लिमिट तक गिरता है और बस यहाँ रुक जाता है। उसके बाद ये अटकता है और फर्दर ड्रॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या होता है ऐसा? आप देखें, बहुत मज़ेदार है इसकी फिज़िक्स, आप देखें और इसको बहुत मज़े से आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपने मरकरी के टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उस ट्रफ में, उस बर्तन में रखा, उल्टा रखा, अब क्या होता है? अब आप यहाँ देखिए, लिक्विड्स में कांसेप्ट ये होता है कि जो कुछ हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। अच्छा, कितना प्रेशर लगाता है? हर फ्लूइड जो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कितना? एच रो जी। अच्छा, लो जी, कहाँ से आ गया ये एच रो जी? तो आइए एक छोटा-सा डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है लिक्विड और गैस। जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड, और लिक्विड्स और गैसेस दोनों को सम्मिलित रूप से फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैसें भी फ्लूइड हैं। अच्छा, और क्या आपको पता है कि अगर आप किसी फ्लूइड से घिरे हुए हैं, आप किसी फ्लूइड में डूबे हुए हैं, तो आप उस फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट करे गए किसी प्रेशर को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, हर फ्लूइड जो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर प्रेशर लगाता है। लिक्विड्स में क्यों नहीं होता? क्या होता है ऐसा? आप देखें, बहुत मज़ेदार है इसकी फिज़िक्स, आप देखें और इसको बहुत मज़े से आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपने मरकरी के टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उस ट्रफ में, उस बर्तन में रखा, उल्टा रखा, अब क्या होता है? अब आप यहाँ देखिए, लिक्विड्स में कांसेप्ट ये होता है कि जो कुछ हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। अच्छा, कितना प्रेशर लगाता है? हर फ्लूइड जो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कितना? एच रो जी। अच्छा, लो जी, कहाँ से आ गया ये एच रो जी? तो आइए एक छोटा-सा डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है लिक्विड और गैस। जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड, और लिक्विड्स और गैसेस दोनों को सम्मिलित रूप से फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैसें भी फ्लूइड हैं। अच्छा, और क्या आपको एक्सर्ट लगाता है? टायर पे निकल जाएँ, तो ऐसा थोड़ी ऊपर प्रेशर प्रेशर जो मेरी देखिए, राइट? और अगर देखेंगे तो क्या ऑफ फ्लूइड मीटर तक हवाएँ, गैसेस का समुद्र है, एटमॉस्फेयर एयर का समुद्र है जिसमें आप डूबे हुए हैं। हम डूबे, अरे हवा में डूबे हैं यार, है ना? तो हवा तो चाहिए ना जीने के लिए, है ना? ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत साफ है। मतलब ये कि मान लीजिए डुबकी लगाई है, बड़े खुशी की बात है। क्या था? हवाओं का लो जी, ये क्या है? चलो जी, ये एच है और हवा के ऊपर वैक्यूम है तो पहुँच गए हैं। रिप्लेस करेंगे कि अगर मान लीजिए एक ट्यूब में हमने मरकरी भरा और उस ट्यूब को पलट कर ऐसे रख दिया। एक बहुत मजेदार चीज़ देखने में आती है, ये बहुत पुराना प्रयोग है, टॉरिसली नाम के एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये किया था, बहुत शुरुआती दौर में साइंस के, ठीक है। क्या होता है, जब आप रखेंगे तो मरकरी नीचे तो गिरता है, पर ध्यान दीजिए वो नीचे गिरता तो है लेकिन पूरा बाहर के लेवल के बराबर नहीं आता। क्यों? वो एक निश्चित हाइट तक आकर अटक जाता है। ऊपर क्या है? ऊपर वैक्यूम है। क्यों? मरकरी था, नीचे गिर गया, हवा की जगह नहीं थी, कुछ बचा ही नहीं, वहाँ वैक्यूम है। अरे बाप! तो ऐसा है, हाँ जी। और यहाँ क्या है? यहाँ आप देखें इस पॉइंट पर आप देखिए प्रेशर कितना है। इस पॉइंट पर अगर आप एग्ज़ामिन करेंगे प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे दिस प्रेशर, जो ऊपर है वो प्रेशर लगाता है। ऊपर कौन है? मेरी खोपड़ी पे मरकरी है, मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा? लो जी, ये है एच रो जी। अच्छा,
और मरकरी के ऊपर क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम कितना प्रेशर लगाएगा? फेंगा, कुछ नहीं लगाएगा। बाहर एटमॉस्फेयर है ना, वैक्यूम और एटमॉस्फेयर के बीच में कांच है, कांच वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर झेल लेता है, कांच को आप पकड़े हुए हैं, उसका अंदर वाले वैक्यूम से कोई लेना नहीं है। तो प्रेशर तो सिंपली मरकरी के कारण हुआ। हाँ जी, अब वो हुआ H2O जी हाँ, तो इस पॉइंट पर प्रेशर हो गया H2O। क्या आपको पता है कि किसी भी फ्लूइड में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर जगह प्रेशर मस्ट बी सेम। व्हाट अ शेम, व्हाई द प्रेशर मस्ट बी सेम? अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिक्विड बह सकता है, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से लिक्विड बहेगा और उस तरफ आ जाएगा जहां प्रेशर कम हो। अच्छा ऐसा है, हाँ कोई एग्जांपल दीजिए। एक बाल्टी पानी है आपके पास, जब आप बाल्टी लुढ़काते हैं तो पानी बाहर गिर जाता है, हाँ गिरता ही है, क्यों गिरता है? और गिरना चाहिए, एग्जैक्टली क्यों गिरना चाहिए? मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक लुढ़की हुई बाल्टी है जिसमें आपने पानी भर रखा था, पानी ऐसा था, बाहर पानी का लेवल कुछ नहीं है। तो क्या आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से एक लुढ़की हुई बाल्टी आपने यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ ज़मीन है आपके पास ऐसे, और अगर बाल्टी में पानी यहीं तक अटका हुआ है, किसी चमत्कार से मान लीजिए, तो डू यू सी कि यहाँ पर बाहर जो प्रेशर है कितना है? यहाँ तो प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, यहाँ प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, लेकिन यहाँ पर ब इसमें अंदर बाल्टी का प्रेशर कितना है? ये है, यहाँ तो 1 एटमॉस्फियर है और यहाँ हो जाएगा 1 एटमॉस्फियर प्लस एच-रो-जी, एल-ओ-जी। एच-रो-जी किसका? हाइट ऑफ पानी इंटू रो-जी रोटी जो भी होगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ बाहर प्रेशर कम है, तो क्या होगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये बाहर आ जाएगा, पानी बह के बाहर आ जाता है, तो बाल्टी टेढ़ी करते पानी बाहर गिर जाता है। कब तक? तब तक जब तक सब तरफ पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, पानी बाहर गिरता रहेगा। फ्लूइड्स में आवश्यक है एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, एट एवरी हॉरिजॉन्टल लेवल या एट कॉमन हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर इन अ फ्लूइड मस्ट बी द सेम अंडर स्टैटिक कंडीशंस। अगर लिक्विड ठहरा हुआ है, फ्लूइड ठहरा हुआ है, आंधी तूफान नहीं आ रहा है, लहरें नहीं उठ रही हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर फ्लूइड में बराबर ही होगा। क्या इस मरकरी में लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहे हैं? जी नहीं, जैसा है वैसा है। अच्छा, तो इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ पर है, उतना ही प्रेशर यहाँ बाहर होगा, ठीक है? तो यानी कि ये प्रेशर बाहर वाले के बराबर होगा, बिल्कुल जी। पर बाहर कितना प्रेशर है? बाहर तो ऊपर एटमॉस्फेयर है, हाँ जी। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेयर के बराबर लग रहा है, जी हाँ। तो बाहर तो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के बराबर और यहाँ प्रेशर है एच-रो-जी के बराबर, तो P एटमॉस्फेयर बराबर हो गया एच-रो-जी, where H is nothing but the height of liquid column, in this case mercury column, and rho is density of mercury. ओह वाओ! हम तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापना चाहते थे, हाँ। और हम तो हाइट नाप सकते हैं जी, और रो नाप सकते हैं, बिल्कुल जी, और जी नाप सकते हैं जी, जी तो नापा ही नापाया है, बिल्कुल। तो लो जी, ये आ गया एच रो जी, और जैसे ही मैंने नापा एच रो जी, प्रेशर आ गया। हाँ, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हैं इस तरह के यंत्र से? जी हाँ, यही तो बैरोमीटर है। अच्छा, ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा एक बात बताओ, मरकरी पूरा बाहर क्यों नहीं गिरा? कैसे गिरता? एक पॉइंट ऐसा आ गया जब यहाँ प्रेशर और बाहर प्रेशर बराबर हो गया, उसका गिरना रुक गया, फोर्स बैलेंस हो गया, काम खत्म। तो अ, किसी भी मरकरी से भरे हुए टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके अगर मरकरी के ही ट्रफ में रखा जाए इस तरह से कि उसके अंदर हवा ना हो, तो मरकरी गिरेगा तो सही, पर एक निश्चित हाइट तक आकर रुक जाएगा। बाहर के लेवल से और मरकरी के लेवल में एक निश्चित हाइट का अंतर होगा और वो हाइट एच कितनी होगी? वो एच इतनी होगी कि एच रो जी बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वाओ! तो अगर मैं ट्यूब को लंबे कर लूँगा, ऐसे इतनी बड़ी ट्यूब ले लूँगा तो क्या होगा? तो भी इसी हाइट पर आके रुकेगा। और अगर मैं चौड़ा बर्तन, ट्यूब क्या ट्यूबा ले लूँगा, तो क्या होगा? तब हाइट, वो आप मज़े की बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर कुछ टेढ़ी चीज़ ले लूँगा ना, आड़ी-टेढ़ी ऐसी, अच्छा, बस ये ऊपर से क्लोज़ होनी चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए यहाँ पे। आप देखेंगे, और या फिर ऐसे ट्यूब ले लूँगा, सीधा जैसे यहाँ था। आप पाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वर्टिकल हाइट है, अगर ट्यूब में हाइट यहाँ तक है, तो इसमें भी हाइट यहीं तक होगी मरकरी की, बाकी ऊपर वैक्यूम आ जाएगा और बह के बाकी सारा नीचे आ जाएगा। अच्छा, कमाल है, कमाल है। Vertical height is just the same irrespective of shape and contours of the vessel, right? चलिए, so much so for the lovely barometer. We have just derived P atmosphere is HROG, और उसके माध्यम से आप देखिए हमें एक ऐसा यंत्र मिल गया है जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर नाप सकता है, और यही टॉरिसली महाराज ने बनाया था, ठीक है। इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए, हाँ जी। फाइंड द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस। अच्छा ये क्या किया है? एक टेस्ट ट्यूब है, हाँ जी। अंदर गैस है, ऊपर मरकरी हवा में लटक रहा है। अच्छा, गैस का प्रेशर पूछा है कितना होगा? ध्यान रखना, मरकरी में जैसे-जैसे तुम नीचे आओगे, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर P विल बी H rho g, जहाँ ये है हाइट H, प्लस इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। जो कुछ ऊपर है वो प्रेशर लगाता है, तो इस पॉइंट पे ऊपर मरकरी है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मरकरी का प्रेशर, ये आ गया। लेकिन इसी में नीचे गैस भी तो प्रेशर लगा रही है। तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ध्यान रखना, गैसें हर जगह बराबर प्रेशर लगाती हैं, मतलब गैसेस का प्रेशर सारी दिशाओं में एक जैसा होगा। ये गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये हर जगह पी गैस होगा। इधर-उधर, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर, ऊपर-नीचे, ऊपर सब जगह पी गैस है। तो गैस ऊपर प्रेशर लगा रही है, मरकरी नीचे लगा रहा है, अपनी जगह टिका हुआ है, फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर होंगे। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज एच रो जी प्लस 1 एटमॉस्फेयर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है? नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज एच रो जी प्लस पी एटमॉस्फेयर, ऐसा।
पी एटमॉस्फेयर देखिए बड़ी मनोरंजक यूनिट दे रखी है, वो दे रखी है 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। अच्छा, ये सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट होती है ना। हाँ जी, तो 75 सेंटीमीटर प्रेशर की यूनिट कैसे हो गई? ये तो ऐसे कोई कहे कि भाई मेरे को 2 सेंटीमीटर चाय दे दो, 2 सेंटीमीटर चाय क्या लीटर में होती है चाय? बेवकूफी की बात कर रहे हो, प्रेशर क्या सेंटीमीटर में होता है क्या? होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ कर लिया है हमने। अरे ऐसे कैसे कर लेते हो? कुछ भी कर लेते हो क्या तुम? हाँ, कर लेते हैं। बड़ा फायदेमंद यूनिट है, बहुत ध्यान से सुनो, मजेदार बात बोल रहा हूँ मैं। जब हमने कहा प्रेशर बराबर, ध्यान से सुन, प्रेशर बराबर एच रो जी, तो क्या तुम देखते हो हाइट एच तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, लेकिन लो जी, ये जो रो और जी है ये कांस्टेंट है। रो है डेंसिटी ऑफ मरकरी जो कि भगवान ने तय करी है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी भगवान ने तय करी है, मैं इसको चाहकर भी नहीं बदल सकता। तो अगर रो और जी, लिक्विड चुनते ही रो फिक्स्ड है और जी तो पूरी धरती पर फिक्स्ड है, तो रो और जी तो कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच एक तरह से। हाँ जी, या प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू कांस्टेंट रो जी। हाँ जी, तो बार-बार ये रोजी, 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 ये रोजी-रोटी चलानी है, तो हम एक काम करें, क्यों ना हम कह दें कि बस दिस इज़ एच सेंटीमीटर्स मरकरी, ये यूनिट मान लें। और ये सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी जो है ये लेंथ नहीं है। ये हम कहेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्री जी, ये मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रेशर आएगा वो है 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इतना प्रेशर लगाता था, तो अगर 75 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम है, तो कितना? इतना प्रेशर लगाएगा। सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, ये लेंथ नहीं है, ये प्रेशर की यूनिट है, व्हिच इज नथिंग बट द प्रेशर व्हिच विल बी एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम व्हिच इज 1 सेंटीमीटर इन हाइट। उसमें आप डुबकी मारेंगे, जो प्रेशर लगेगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। जी, ऐसे ही 75 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसका जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेयर के बराबर, ये यहां दे रखा है। तो प्रेशर की जो यूनिट्स थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार, ये तो सम्मानजनक यूनिट थी। ये सेंटीमीटर एच जी थोड़ी सी इलीगल लगती है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस की फीलिंग आती है ना। ये आया कहां से है? ये एच रो जी वाले से आया है, और उसमें रो जी को हमने कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी साइड में रखो, सिर्फ एच ले लो और ये बता दो किसका है। मरकरी का है रो, तो सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। अगर पानी का होता तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर या मीटर ऑफ वाटर कर देता। जो पदार्थ दे रखा है मरकरी या पानी, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी तो पुश्तैनी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर आ जाएगा बार या एटमॉस्फेयर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में। अच्छा, फायदा क्या है इसका? फायदा है कि बार-बार ये रोजी-रोटी आई मीन रोजी-रोजी से मल्टीप्लाई करने से बच गए। हमने कहा ये 75 इंटू रोजी, और यहाँ था एच इंटू रोजी, तो एच प्लस 75 रोजी ऐसा आ गया। लो जी, और एच कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 75 85 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऐसा आ गया। ये आ गया 85 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। ओके, तो ये तो बहुत कन्वीनिएंट यूनिट है प्रेशर की, कि सिंपली लेंथ जोड़ते जाओ, तो रोजी मल्टीप्लाई करने से छुट्टी मिल गई। हाँ, छुट्टी मिल गई। तो प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस कितना होगा? वो हो गया 85 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। दैट्स इट, दैट्स इट। फाइंड द प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस, फिर से वही काम। हाँ जी, गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेयर यहां से प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर सब तरफ, यहाँ 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 सब दसों दिशाओं में प्रेशर लगाता है। अब ये ऊपर क्यों बोला है? अरे भैया मरकरी नीचे आ रहा था ना, mg, तो टिक कैसे गया? कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन ऊपर फोर्स लगा रहा है? एटमॉस्फेयर धक्का मार रहा है इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर लग रहा है पी एटमॉस्फेयर, और यहाँ है प्रेशर ऑफ गैस, और ये कितना है? ये है, यहाँ प्रेशर पी कितना होगा? पी इज प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी। इस पॉइंट पी के ऊपर क्या है? इस पॉइंट पी के ऊपर मरकरी का कॉलम है, तो एच रो जी प्रेशर, उसके ऊपर क्या गैस है, तो गैस का प्रेशर प्लस एच रो जी, ये बराबर इस पॉइंट पी पे प्रेशर, और यही पॉइंट पी का प्रेशर बराबर है पी एटमॉस्फेयर के। क्यों? ध्यान से देखो, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो है ये, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेयर का। दोनों बराबर है क्योंकि टिका हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो पी एटमॉस्फेयर था 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी इज प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी प्लस 20 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। देयरफॉर प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 75 माइनस 20 यानी कि 55 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। बस, जी हाँ, यही छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। एक चीज और, 1 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी इज 10 mm Hg व्हिच इज 10 टॉर। तो आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये 550 टॉर प्रेशर है। ये भी एक टॉरस ली के सम्मान में यूनिट है, टॉर ऐसा कहते हैं उसे। ठीक है, चलो, मानो या ना मानो, है ये मानोमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। ठीक है, तो पी एटमॉस्फेयर था 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी इज प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी प्लस 20 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। देयरफॉर प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 75 माइनस 20 यानी कि 55 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। बस, जी हाँ, यही छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। एक चीज और, 1 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी इज 10 mm Hg व्हिच इज 10 टॉर। तो आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये 550 टॉर प्रेशर है। ये भी एक टॉरस ली के सम्मान में यूनिट है, टॉर ऐसा कहते हैं उसे। ठीक है, चलो, मानो या ना मानो, है ये मानोमीटर नहीं, ये मैनोमीटर है।
मैनोमीटर। अच्छा, क्या है ये? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस नापने के काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स ऑफ गैस। अच्छा, जैसे इसकी आप देखें, ये यू ट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। इसकी 2 आर्म्स हैं, 2 भुजाएं हैं इसकी, और ये खुला है ऊपर से। हाँ, ये खुला है ऊपर से। अच्छा, चाहे तो बंद कर दें, एक कोई आर्म बंद भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है, बट ऐसे ऐसे ट्यूब रहता है, कर्व ट्यूब में मरकरी डाल के रखते हैं। कैसे नापते हैं? इस तरह से नाप लेते हैं। आप ये देखो, अगर इसको जैसे बनाया ना, अगर ऐसे खुला रखेंगे ना ऐसे, तो ये ऐसे रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर कितना है, ध्यान से देखो। सॉरी, अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल देखेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सब तरफ प्रेशर बराबर होता है। यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ P होगा। यहाँ ऊपर गैस है, हाँ, तो P1 प्रेशर ऊपर से लग रहा है, जी हाँ। यहाँ मान लो P2 प्रेशर ऊपर से लग रहा है, बिल्कुल। तो P2 प्लस H रो जी बराबर है किसके? P1 के, ठीक है। अगर इसको ओपन मानेंगे तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर लग जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो P1 P2 बराबर P एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, तो H रो जी H0 होनी पड़ेगी फिर। यहाँ तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा एक बबल है, यहाँ कोई दूसरा बर्तन है। क्या किया? इस बर्तन के अंदर प्रेशर है P1, इसके अंदर है प्रेशर P2। किसी 2 अलग-अलग बर्तनों से जोड़ रखा है, एक में प्रेशर है P1, एक में P2। अगर प्रेशर अलग हैं, तब आप पाएँगे कि इनके लेवल में, ये जो यू ट्यूब मैनोमीटर है, इसमें मरकरी के जो लेवल्स हैं, इनके लेवल्स में अंतर होगा। अच्छा, और वो क्या होगा? उस प्रेशर के उस डिफरेंस को आप नाप सकते हैं कैसे? एक P2 एक P1 है, तो आप सकते हो P2, सॉरी, हो जाएगा P1 माइनस P2, वो आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी। तो अगर आप H नाप रहे हैं, मैनोमीटर से एक्सपेरिमेंटली क्या नापा जाता है? डिफरेंस इन लेवल्स H, एंड दिस डिफरेंस इन लेवल H इज इक्वल टू डेल्टा P। दोनों वेसल्स में जो प्रेशर डिफरेंस है, वो डिफरेंस इन प्रेशर निकाल देता है ये H, अगर आप इसमें रो जी और मल्टीप्लाई कर दें तो। क्या है मैनोमीटर? मैनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू आर्म्स ऑफ द डिवाइस। ये 2 आर्म्स हैं उसकी, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस नापते हैं। कैसे? बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द वेसल। अक्सर मरकरी होता है, आप चाहें तो कोई और भर लें, आपकी श्रद्धा है। यही बात जो हम कह रहे थे, प्रेशर डिफरेंस नापते हैं हाइट में डिफरेंस नापने के साथ। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज दी हुई है, देखिए। मान लीजिए यहाँ है गैस, और ये खुला हुआ है, और यहाँ है एटमॉस्फेयर। Thermometer is a device which is used to measure difference of pressure between two arms of the device. ये 2 आर्म्स हैं उसकी, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस नापते हैं। कैसे? बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द वेसल। अक्सर मरकरी होता है, आप चाहें तो कोई और भर लें, आपकी श्रद्धा है। यही बात जो हम कह रहे थे, प्रेशर डिफरेंस नापते हैं हाइट में डिफरेंस नापने के साथ। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज दी हुई है, देखिए। मान लीजिए यहाँ है गैस, और ये खुला हुआ है, और यहाँ है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। यहाँ है, यहाँ सब जगह एटमॉस्फेयर है। डरिएगा मत, यहाँ सब जगह अंदर पी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर तो सब जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं सब सेम है, ठीक है। और एक बात ये देखिए, अब मुझे बताइए कि जो प्रेशर ऑफ गैस है, अगर मरकरी इधर चढ़ा हुआ है, तो प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेयर से कम है या ज्यादा? वेल, मैं तो ऐसे कल्पना करता हूँ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा था, उसने नीचे धकेल दिया, तो मरकरी ऊपर चढ़ गया, तो यानी कि पी एटमॉस्फेयर इज मोर देन प्रेशर ऑफ गैस। डायरेक्ट दिख जाता है। पता नहीं क्या किया, हमने ऐसे ही चढ़ गया, क्या मतलब हुआ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दोबारा बताता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ, वैसे देख लीजिए क्या है। इसको ऐसे देखिए, ये क्या था? एक तरफ से लग रहा है पी एटमॉस्फेयर, हाँ जी। तो यहाँ कितना है? जो कुछ ऊपर है वो प्रेशर लगाता है। यहाँ पे ऊपर क्या है? यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो तो है पी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ भी जो प्रेशर है वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन हमें एक चीज और पता है, जो कुछ ऊपर है वो प्रेशर लगाता है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है ये एच रो जी, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है पी गैस। तो दिस इज पी गैस प्लस एच रो जी। अच्छा, तो पी गैस इज लेस देन पी एटमॉस्फेयर। यही तो हम भी कह रहे थे, पी गैस इज लेस देन पी एटमॉस्फेयर। लेवल बराबर है, तो पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? गैस ने धक्का मार के नीचे फेंक दिया, ऊपर चढ़ गया, पी गैस इज मोर देन पी एटमॉस्फेयर। जैसे भी 2 किए थे वैसे ही कर सकते हैं, पी गैस इज मोर देन पी एटमॉस्फेयर। तीनों वेसल्स में, तीनों केस, तीनों सिचुएशन आपको दिखाए हैं मैनोमीटर्स के, राइट? चलिए, एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर्स एट 300 केल्विन। वॉल्यूम है 10 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन। इफ द मैनोमीटर containing mercury shows 76 centimeters of difference in the level as shown in the diagram. डेंसिटी ऑफ मर्करी दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, 76 सेंटीमीटर मर्करी है या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, क्या करेंगे? एक मुझे कन्वर्जन फैक्टर याद है, 76 सेंटीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी अभी हमने इक्वेशन सेटअप करी थी, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ बराबर है, जो कुछ ऊपर है वो प्रेशर लगाता है, तो यहाँ है प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहाँ इसके ऊपर क्या है? यहाँ है पी एटमॉस्फेयर, और ये है एच रो जी। दिस इज पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी। ओके, और पी गैस कितना है भाई? तो निकालना है, नहीं वो दे रखा है।
पता नहीं निकालना है, तो यहां से आ जाएगा पी गैस इज पी एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर मरकरी प्लस एच रो जी। एच कितना है 76 सेंटीमीटर। रो जी को तो हटा सकते हैं क्योंकि वो ऊपर भी 76 था, 76 तो ये आ गया 76 इंटू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 2 एटमॉस्फेयर। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस 2 एटमॉस्फेयर है। जी हाँ, धत तेरे की, ये तो सॉल्व हो गया। कैसे? N is PV by RT, प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 10 लीटर, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, यूनिट खाना मत, महंगा पड़ेगा, इनटू 300 केल्विन। केल्विन केल्विन मोल मोल काटो, मोल नहीं कटेगा, मोल बच जाएगा। और लीटर लीटर कट गया, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कट गया, ये आ गया 20/300 इंटू 1/12 मोल्स, ऐसा आ गया। मल्टीप्लाई करो ढंग से, करते हैं, 0 0 काटिए, आ गया 24/30, ये आ गया 24/30 विच इज 0.8 मोल्स। वाह, तो क्या है 0.8 मोल्स गैस के प्रेजेंट हैं उस डब्बे में जो ट्रैप्ड हैं। ठीक, चलिए, once we have talked about all these things, we are ready to launch the fifth, the most valuable and the most insightful laws amongst all. Yes, we are talking about Dalton's law of partial pressures. पार्शियल प्रेशर, और डेल्टन का तो नाम सुन रखा है हमने, हाँ, कहाँ सुना है? वो डेल्टन महाराज ने वो एटॉमिक थ्योरी दी थी, हाँ जी, तो बढ़िया आदमी थे, उन्होंने और भी काम किया है, पार्शियल प्रेशर्स के बारे में बताया है। अभी पार्शियल प्रेशर होती क्या बला है, मुझसे सुनिए। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हाँ जी, इस कमरे में हवा है और हवा में O2 और N2, लास्ट भी O2 और N2 है, हाँ जी। तो एक बात बताओ, ये जो प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, ये कौन लगा रहा है? गैसें लगा रही हैं। कौन सी गैस लगा रही है? सारी गैस लगा रही है। तो O2 लगाती है, हाँ, और N2 लगाती है, हाँ, तो क्या बराबर प्रेशर लगाती है? नॉट रियली, वी कांट से दिस, है ना? लेकिन एक चीज कह सकते हैं, मान लो सेम कमरा हो, मतलब सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस कमरे में से सारी गैसेस हटा दूं और सिर्फ नाइट्रोजन छोड़ दूं, अगर मैं सारी गैसेस के मोल्स हटा दूं और सिर्फ नाइट्रोजन छोड़ दूं, तो एक बात बताओ, क्या वो नाइट्रोजन अभी भी उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना सारी गैसेस मिलकर लगा रही थी? ऑफ कोर्स नहीं, सब मिलकर ज्यादा लगाएंगे, अकेली नाइट्रोजन बचेगी तो कम लगाएगी। हाँ जी, एक अकेली गैस सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर एक अकेली गैस जितना प्रेशर लगाती है वो कहलाता है उस बेचारी गैस का पार्शियल प्रेशर। अच्छा, तो हमें तो इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ जी, क्या आप समझते हैं इस बात को कि अगर एक कमरे में जैसे आपके पास हवा है, एयर है, एयर में N2 और O2 दोनों हैं, तो ये N2 का वॉल्यूम कितना है? पूरा कमरा है। O2 का वॉल्यूम कितना है? पूरा कमरा है। अरे कैसे बोलते हैं पूरा कमरा है? क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आप कहीं सबूत मांगने का रिवाज है काफी, है ना? और साइंस में तो है ही। तो उसका सबूत ऐसा है, आप पूरे कमरे में कहीं भी घूम लेते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चक्कर खा के गिर गया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो कि अरे यहां पर डेथ जोन है कमरे में, क्यों? यहां ऑक्सीजन नहीं थी। या हम छत पर पंखा साफ करने के लिए चढ़े, मतलब छत पर या छत की तरफ थोड़ा स्टूल के ऊपर चढ़ गए कि हम फैन क्लीन कर देंगे, ट्यूबलाइट फिक्स कर देंगे, और धड़ाम से गिर गए, मर के, क्यों? अरे दम घुट गया, वहां ऑक्सीजन नहीं थी, क्यों? ऑक्सीजन कम थी ना, तो नीचे नीचे थी, ऊपर नहीं थी। ऐसा थोड़ी होता है। अगर कमरे में ऑक्सीजन है तो कमरे के हर कोने में, हर जगह, हर जगह, कोने के बीच में, इधर उधर आए जो आजू बाजू, हर जगह बराबर है यार। हाँ, तो ऑक्सीजन हर जगह बराबर है, नाइट्रोजन हर जगह बराबर है, मतलब पूरे कमरे में ऑक्सीजन भी फैली हुई है और पूरे कमरे में नाइट्रोजन भी फैली हुई है। तो गैसेस तो पूरा वॉल्यूम घेर कर ही दम लेती हैं। गैसेस तो अगर कम भी होंगी तो वॉल्यूम तो पूरा घेरेगी, उनकी आदत है, वो आदत से मजबूर है। अच्छा, तो प्लीज नोट, वॉल्यूम जो सेम होता है हर गैस का। क्यों? अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो तो प्रत्येक गैस वॉल्यूम तो पूरा घेर के रखती है और प्रत्येक गैस का टेम्परेचर तो सेम ही होता है। बेचारियों का अलग अलग कैसे होगा, एक साथ पड़ी हुई है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो गैस मिक्सचर में हर गैस का सेम होता है। फर्क कहां आता है? अगर आप पीवी और एनआरटी में देखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, आर तो न चाहते हुए भी सेम है। अगर मोल्स होंगे नाइट्रोजन के तो जो प्रेशर होगा वो कुछ कम हो जाएगा। आप देखें कितना होगा, वो हम कहेंगे टोटल प्रेशर की बजाय अकेली गैस का प्रेशर कुछ कम होगा, और अकेली गैस जो प्रेशर लगाती है वो कहलाता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर दैट अ कंपोनेंट ऑफ गैस would exert if
it occupies the same volume at same temperature and no other gas is present, then it is called partial pressure of that gas. इक्वेशन भी लिख सकते हैं ऐसे. Do you see कि partial pressure is proportional to moles of that substance. ठीक है. ऐसे ही partial pressure of O2 कितना हो जाएगा? Moles of O2 into RT जोड़ दें. एक से दो है, 3, 4, 5 जितनी गैस है सबको जोड़ दें. Moles of N2 plus moles of O2 plus और वो भी जुड़ जाएगा. RT कॉमन है, जिस partial pressure of N2 plus O2 plus तो वॉल्यूम ऐसा आ जाए. एक बात बताइए, हाँ, अगर मैं चाहूं तो पूरे कमरे में गैस के मोल निकाल सकता हूं, जरूर निकाल सकता हूं. गैस के मोल क्या होंगे? मोल्स ऑफ पहली वाली गैस प्लस मोल्स ऑफ दूसरी वाली गैस, सारे मोल जोड़ लो तो मोल्स आ गए. तो टोटल मोल्स ऑफ एयर इनटू आरटी, दिस इज प्रेशर ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज सेम. तो ये इक्वेशन तो मैंने पूरे एटमॉस्फेयर पे या एयर पे पीवी बराबर एनआरटी लगाई दिया गई, और अलग अलग कंपोनेंट्स पर पीवी बराबर एनआरटी लगाता गया तो मेरे पास इक्वेशन बी आ गई. अगर ए और बी को कंपेयर करूंगा तो क्या आप देख सकते हो कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. इसका मतलब टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस डॉट 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 सारी इंडिविजुअल गैसेस के, गैस 1 2 3 4 5 जितनी भी गैसें हैं सबके पार्शियल प्रेशर जोड़ते चले जाएं तो आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर. Total pressure of gas mixture is simply the sum of partial pressure of each component in that gas mixture. This is Dalton's law of partial pressures. That's it. ये तो आसान है, ये शानदार है. देखिए, आप ये देखें, ये क्या है? दो गैसेस हैं, ब्लू वाली ए है और येलो वाली बी है. ठीक है, दोनों यहां मिक्सचर में थी, मस्तानी. कुछ प्रेशर की वैल्यू थी, आप देख सकते हैं. ठीक है, पिस्टन्स रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. आपने ऑरेंज वाली गैस निकाल दी तो देख सकते हैं प्रेशर कुछ कम हो गया. हाँ जी. ऐसे ही अगर आप यहां देखें, फिर से वही है, गैस ए है, गैस बी है. आपने अगर दूसरी वाली गैस निकाल दी तो भी प्रेशर कुछ कम हो गया. बिल्कुल. अगर दोनों को जोड़ के देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि total pressure is sum of partial pressure and partial pressures are often denoted by small p's or total pressure by capital P. तो total pressure एक शर्त और है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर. क्यों? गैसें आपस में रिएक्ट कर गई तो उनके मोल बदल जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो लिखिए, फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर exerted by a gas mixture is simply equal to sum of partial pressures of each component of that gas mixture. This is utterly butterly delicious law of Dalton. Dalton's law of partial pressure. वाह, ये क्या है? गैसों का मिक्सचर है, गैसें कूद रही हैं, फांद रही हैं. टोटल प्रेशर कितना है? इन सबके पार्शियल प्रेशर्स का सम है. अच्छी बात है. जैसे देखें, ऑक्सीजन 200 mmHg, नाइट्रोजन 300 mmHg, मिक्स कर दिया, टोटल कितना आ जाएगा? सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर है तो टोटल प्रेशर सिंपली 200 + 300 500 mmHg ऐसा आ जाएगा. ऐसा बता रहे हैं डेल्टन महाराज. ठीक है, क्योंकि गैसेस एक दूसरे पर असर नहीं डालती, हम ऐसा मान रहे हैं, तो अब उसके हिसाब से ये डेल्टन्स लॉ आ रहा है. मतलब हमने एक तरह से माना है कि O2 के मॉलिक्यूल्स N2 को ना अट्रैक्ट करना है ना रिपेल, एंड वाइस वर्सा. प्रेजेंस ऑफ other gases has no effect on pressure of another gas. एक गैस का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे का पहले पर कोई असर नहीं पड़ता. Partial pressure of a gas is independent of the presence of other gases in the mixture. This is very important. Please make a note of this. मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्यों नहीं? आइए देखते हैं कैसे. अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, P1 is N1RT, P2 is N2RT, P3 is N3RT. डॉट 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 और भी जोड़ लीजिए. जोड़ ले सबको? हाँ, जोड़ लो. तो क्या जाएगा? P टोटल क्या है? पार्शियल प्रेशर 1 + 2 + 3, और में तो उनको भी जोड़ लो. ऐसे आ गया. तो P टोटल कितना है? N1 + N2 + N3 डॉट 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 RT/V. ठीक. नाउ डू यू सी कि ये तो एक इक्वेशन आ गई. अच्छा, N टोटल कितना है? N1 + N2 + N3 डॉट डॉट डॉट. अगर ऐसा है तो आप देखो, सिंपली डिवाइड कर दो. कैसे? यहां देखो ना, यहां पे ये इक्वेशन है. एक है P1 is N1 RT/V और एक है P टोटल is N1 + N2 + N3 + डॉट 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 RT/V. डिवाइड करो, RT/V काट डालो, क्या जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ 1
by P total is N1 by N1 plus N2 plus total, which is X1. Mole by total number of moles क्या था? याद करो, mole fraction था. Wow. तो partial pressure of one is mole fraction of one into total pressure. जी हाँ, ये mathematical expression है किसका? Dalton's law of partial pressure का, कि partial pressure of any gas is mole fraction of that gas into total pressure exerted by the mixture of those gases. This is the beautiful mathematical form of Dalton's law of partial pressure. मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखिए, जैसे 1 था वैसे 2 3 सबका लिख सकते हैं. तो P2 is x2 into P, P3 is x3 into P, ऐसा करके. Easy enough? Beautiful. एक क्वेश्चन है इसी बात पर. आइए मैदान में. A mixture of gases at 760 torr contains 55% nitrogen, 25% oxygen and 20% carbon dioxide by mole. ठीक है? Choose the correct statements based on the given information. Now, mole परसेंट दे रखा है मुझे किसका? N2, O2 और CO2 का. कितना? 55, 25 और 20. जोड़ के देखो 100 आ रहा है. हाँ आ रहा है, ताकि गड़बड़ नहीं हो जाए कोई. तो मोल फ्रैक्शन कितना होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 है फ्रैक्शन. तो 0.55, 0.25 और 0.20. ये आ गया x1, यह है x2 और यह है x3. अरे वाह. और क्या पूछा है? टोटल प्रेशर है P टोटल इज 760 टॉर. ठीक है. तो P1 इज x1 into P. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन into P. मोल फ्रैक्शन आ जाए 0.55 into 760. मल्टीप्लाई करके देख लो. 760 का 0.5 होता तो कितना होता? 0.5 380. 380 प्लस 38 8 3 11 418. सही है, बढ़िया. क्या क्या मल्टीप्लाई किया आप भी करके देख लो, आ जाएगा. ठीक है. पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 वो भी निकाल लेते हैं भैया. कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 into P. मोल फ्रैक्शन है 0.25 into P है 760 which is 190. सही है. तो सारे सही होते जा रहे हैं. ये कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 into P which is 0.2 into 760. Now 76 152. ये भी सही है. पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 बदल दिया, नॉनसेंस है. A B C आर माय आंसर्स. डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, सीधा हिस्सा देख सकते हैं. कुछ और कराओ, और कर लीजिए. द gaseous mixture contains 3 gases A, B and C. अच्छा, with a total number of moles 10. Total number of moles 10 and total pressure of 10 atmospheres. ठीक है. Partial pressures of A, B are 3 atmospheres and 1 atmosphere respectively. ठीक है. And if C has molecular weight, if C has molecular weight of 2 grams per mole, then weight of C present in the mixture will be. मास ऑफ C पूछा है. केमिस्ट्री में हम वेट और मास में इमोशनल नहीं होते. फिजिक्स वाले तो जी भी मल्टीप्लाई करने के लिए दौड़ पड़ते हैं. हम तो बेशर्म हैं. जो मास है वही वेट है ऐसा मान लेते हैं. हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास होता है. हम जी से मल्टीप्लिकेशन का चक्कर नहीं पालते. कोई अच्छी बात नहीं है, पर केमिस्ट्री में अक्सर वेट बोल दिया जाता है लूजली मास को. ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे एक मास पूछा है. मास ऑफ C, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C इनटू मोलर मास ऑफ C. मोलर मास दे रखा है 2 ग्राम्स पर मोल. मोल्स ऑफ C निकाल दूंगा तो आ जाएगा. तो एक तरह से मोल्स ऑफ C पूछा है कितने हैं. क्या निकाल सकता हूं? शायद. कैसे? आइए देखते हैं. डेल्टन के महान के लॉ को देखें. टोटल प्रेशर है 10. 3 प्लस 1 प्लस कुछ बराबर 10. Therefore pressure of C is 10 minus 4 which is 6 atmosphere. अरे वाह. तो ये चीज तो हमने सॉल्व कर ली. आ गई 6 atmosphere. ठीक है. अब ये देखिए, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ये हमें पता था. ठीक है. तो क्या आप देख सकते हैं कि P1 by x1 बराबर P2 by x2 बराबर P3 by x3 ऐसा हो जाएगा. और ये बराबर किसके? टोटल प्रेशर P के. ठीक है. ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए बोल रहा हूं. देखो, मुझे टोटल मोल्स दे रखे हैं. हाँ जी. और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने इसके. मान लो इसके मोल्स हैं NC या इसके मान लो C मोल्स हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना हो जाएगा? C by 10. क्यों? खुद के मोल है C, टोटल मोल है 10 तो C by 10. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C into total pressure is C by 10 into 10 atmosphere, which is equal to C atmosphere. This is nothing but partial pressure of C as per Dalton's law. Dalton's ने कहा क्या था? Partial pressure is mole fraction into total pressure. तो ये आ रहा है C. और partial pressure कितना है? Partial pressure तो है 6 atmospheres. अच्छा, तो C कितना आ गया? ये आ गया 6 moles. 6 atmosphere बराबर C atmosphere, तो C बराबर 6. C moles थे तो 6 मोल थे. लो कर लो बात. 6 मोल थे, 2 ग्राम पर मोल यानी कि 12 ग्राम. तो वेट ऑफ C प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 12 ग्राम्स. हो गया काम. तो कॉलम खाली रह गए तो डेटा नोट करना था. जितना काम करता नोट कर लिया, जो यूजलेस था छोड़ दिया. प्रॉब्लम पढ़ने के पहले थोड़ी पता होता है कि ये काम का या नहीं है. हम तो एक ढांचा बना लेते हैं कि सिस्टमैटिकली जो आएगा नोट कर लेंगे, जो काम का नहीं है छोड़ देंगे उसे. ऐसा था. राइट. चलिए. सो मच सो फॉर डेल्टन्स लॉ. अब चलते चलते एक छोटा सा कंसेप्ट और बड़े काम की बात है. एवरेज मोलर मास निकालेंगे. एवरेज एटॉमिक मास निकाला था मोल कंसेप्ट में. हाँ जी. वैसे ही एवरेज मोलर मास वहां भी निकाल चुके थे, बस यहाँ रिवीजन करा रहे हैं.
पता हमें तो याद ही नहीं है। शुरू से दोबारा बोल दूँगा यार, टेंशन मत लो, लेकिन अभी ध्यान से सुन लेना, बार-बार हर चैप्टर में नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है ना? हमें तो पहले पढ़ा नहीं था, ध्यान ही नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, शुरुआत से बोल रहा हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा है। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड की बात कहाँ से आ गई? अरे सुन यार, स्पीड बराबर था डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप बहुत पुश्तैनी फार्मूला है फिजिक्स में, आपने बहुत बचपन में सुना होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? ये है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या है? ये सिग्मा है, इसको टोटल मान लो, टोटल का सिंबल है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है? ऐसे ही मास क्या था? मास था या नंबर ऑफ मोल्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। N is mass by molar mass. Therefore, molar mass was mass by mole. Molar mass of any substance is mass of that substance by number of moles in that substance. तो ऐसे ही एवरेज मोलर मास आ जाएगा टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सबसे फंडामेंटल परिभाषा, एम एवरेज इज टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मेरे पास सब्सटेंसेस 1 2 3 4 ऐसे हैं, इनके मोल्स कितने हैं? इनके मोल्स हैं n1 n2 n3 n4 ऐसे हैं, और मोलर मासेस बड़ा M1 बड़ा M2 बड़ा M3 बड़ा M4 ऐसे हैं। डू यू सी कि मास क्या होता है? मास इज मोल्स इनटू मोलर मास। तो इनका मास कितना हो जाएगा? पहले वाले का होगा n1 बड़ा M1, दूसरे का n2 बड़ा M2, n3 बड़ा M3। ये बड़ा बड़ा क्या बोल रहे हो, ताकि कंफ्यूज ना हो आपको, स्मॉल और कैपिटल में दिक्कत ना है। M4 बड़ा M4 ऐसे। तो एम एवरेज क्या था? टोटल मास इज m1 n1 प्लस n2 n2 प्लस m3 n3 प्लस n4 n4 सब जोड़ दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 n3। जैसे यहाँ दो ही चीजें ली हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें m1 n1 m2 n2 और n1 प्लस n2 ऐसा लिखा है। अगर ज्यादा होते तो 3 भी जोड़ लेते, 4 भी जोड़ लेते, ऐसा हो जाता, राइट? इसी को ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को और मनोरंजक तरीके से हम लिख सकते थे। कैसे? ये तो है ही, मैं इसको स्प्लिट कर सकता था, m1 n1 अपॉन n1 प्लस n2, m2 n2 अपॉन m2 n2 बाय n1 प्लस n2 ऐसे हो जाता। मोल बाय टोटल मोल फ्रैक्शन था, m1 x1 प्लस m2 x2। बढ़िया फॉर्मूला आ गया। और 3 हुए तो प्लस m3 x3, 4 हुए प्लस m4 x4, चलता जाएगा ऐसे ही। एम एवरेज इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मोलर मास, राइट? तो चलिए, ये सब है दिल के पास। लेट अस क्लोज विद अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल एग्जांपल। Calculate the mean molar mass of a mixture of gases. How mean? Having 7 grams. Now, M1 is 7 grams, M2 is 22 grams, and M3 is 5, M3 ये 5.6 लीटर्स दे रखा है। कितना बड़ा धोखा, कितनी सारी गैसें, अनशन डेटा। ढंग से लिख लेते हैं, आइए। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास है N2, CO2 और CO। फाइन। मोलर मास कितना है इनका? 28, 44 और 28 ग्राम्स पर मोल, ठीक? मास कितना दे रखा है? मास 7 ग्राम दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है, इसका नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, मोल्स इज मास बाय मोलर मास निकाल सकता हूं, जी हाँ। ये 7/28 विच इज 0.25, ये है 22/44 विच इज 0.5, और इसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो दो चीजों के तो मोल आ गए, अच्छी बात है। इसके अलावा वॉल्यूम दे रखा है, कितना है? 5.6 लीटर एट एसटीपी, एटमॉस्फेयर, यानी कि 5.6 अपॉन 22.4 मोल्स हैं, विच इज 0.25 मोल्स। अच्छा, तो 0.25 मोल, जी हाँ, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी से मोल्स निकाल सकते हैं, निकालिए, कितने आ गए? टोटल मोल कितने हैं? 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, टोटल 1 मोल है। अच्छा, और एम एवरेज क्या होता है? एम एवरेज इज टोटल मास बाय टोटल मोल। टोटल मास कितना था? 7 प्लस 22, और यहाँ इसका मास नहीं पता तो निकालते हैं। 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 इंटू 28 यानी कि 7 ग्राम्स हैं। तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 22 36 ग्राम्स by 1 mole आ गया 36 grams per mole. So average molar mass of this gas mixture is 36 grams per mole. That's it. तो बच्चे लोग, बहुत सारी बातें करी हमने आज। टेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी देखा, उसके फॉर्मूले भी देखे, एवरेज मोलर मास निकालना देखा, पीवी इसको एनआरटी के दिव्य दर्शन करे, मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर को देखा, उसकी वैल्यूज, उसकी यूनिट्स आपको याद करनी है। प्रैक्टिस 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 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस, इजी प्रैक्टिस को करते रहिए, और करने के बाद अब मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।